चलो बेटा स्टार्ट करते हैं नया टॉपिक जिसका नाम है कंपनी। बाबू सोल प्रोप्राइटरशिप कल पढ़ लिया, पार्टनरशिप कल पढ़ लिया, कंपनी का इंट्रोडक्शन देख लिया। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कंपनी। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, किसी भी स्कूल में पढ़ते हो ऐसा हो ही नहीं सकता है टॉपिक आएगा। ठीक है, हर बार आएगा, जितनी भी बार एग्जाम दोगे कंपनी के ऊपर टॉपिक हर बार आएगा कोई ना कोई। ठीक है, तो बेटा स्टार्ट कर रहे हैं कंपनी। सबसे पहले बातें करते हैं कि कंपनी किसी एक्ट से गवर्न होती है कि नहीं होती है गवर्न। क्या है एक्ट का नाम? कंपनीज एक्ट 2013, पुराना नाम कंपनीज एक्ट 1956। ठीक है बाबू, कंपनी को ना डिफाइन किया गया है। ठीक है, अब देखते हैं कंपनी की डेफिनेशन क्या है। पार्टनरशिप की देखी थी कल, समझी थी। आज बेटा कंपनी की डेफिनेशन देखते हैं, समझते हैं। 15 मिनट लग जाएंगे डेफिनेशन समझने में। ठीक है, 15 मिनट के बाद 5 फीचर भी क्लियर होंगे। चलो जी बेटा, ये मैंने डेफिनेशन लिखी। अपने आप में इस डेफिनेशन में 4 फीचर भी आ रहे हैं कंपनी के। ठीक है, और उस 4 फीचर के साथ ही हम एक फीचर और कवर कर लेंगे इसी पर्टिकुलर डेफिनेशन में। ठीक है, कंपनी क्या है? लिखा हुआ है कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन हैविंग सेपरेट लीगल एंटिटी, परपेचुअल सक्सेशन एंड अ कॉमन सील। ठीक है, हमारा एनालिसिस इन वर्ड पर होगा। आर्टिफिशियल पर्सन हैविंग सेपरेट लीगल एंटिटी, परपेचुअल सक्सेशन एंड अ कॉमन सील। ठीक है, चलो सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं व्हाट डू यू मीन बाय आर्टिफिशियल पर्सन। बाबू मैं तो बोलता हूं आर्टिफिशियल वर्ड को थोड़ी देर के लिए रोको, पहले तो यही जान लो पर्सन क्यों, कंपनी को पर्सन क्यों कह रहा है। बाबू समझो, अगर आप एक सोल प्रोप्राइटर हो और आपने बिजनेस स्टार्ट किया है, तो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए क्या क्या करते हो? सबसे पहले अपने नाम पर शॉप या कोई लैंड एंड बिल्डिंग लेते हो, ले लिया आपने। ठीक है, कंपनी भी ले सकती है, कंपनी अपने नाम पर भी ले सकती है लैंड एंड बिल्डिंग। ठीक है, उसके बाद आप क्या करोगे? गुड्स खरीदोगे अपने नाम पर एज अ प्रोप्राइटर, कंपनी भी खरीद सकती है अपने नाम पर। उसके बाद क्या करोगे? गुड्स बेचोगे, कंपनी भी बेच सकती है। लोन ले सकते हो आप, कंपनी भी ले सकती है। आप केस कर सकते हो किसी के ऊपर, कंपनी भी कर सकती है। आपके ऊपर केस हो सकता है, कंपनी के ऊपर भी हो सकता है। हर वो काम जो एक प्रोप्राइटर अपने बिजनेस के लिए करता है, हर वो काम कंपनी भी कर सकती है। बस फर्क क्या है बेटा? प्रोप्राइटर है, इंसान है, कोई अपनी डेली एक्टिविटी करेगा, सांस लेगा, खाएगा, पिएगा, ये इसीलिए आर्टिफिशियल पर्सन है। कंपनी सांस नहीं लेती, कंपनी खाती पीती नहीं है। कंपनी क्या चीज है? कंपनी की एग्जिस्टेंस सिर्फ ऑन पेपर्स है, इसीलिए आर्टिफिशियल पर्सन। पर्सन क्यों? क्योंकि बेटा हर वो काम जो प्रोप्राइटर करने वाला है, हर वो काम कंपनी करने वाली है। आर्टिफिशियल पर्सन क्यों? क्योंकि प्रोप्राइटर अपनी डेली एक्टिविटीज करेगा बेटा, खाएगा पिएगा सांस लेगा, ये काम कंपनी नहीं करेगी, इसीलिए आर्टिफिशियल पर्सन। समझ आई बात? कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन हैविंग सेपरेट लीगल एंटिटी। मतलब इन द आइज ऑफ लॉ बेटा देयर इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी बिटवीन द कंपनी एंड इट्स मेंबर्स। जब मैं बोल रहा हूं मेंबर तो मेरा मतलब इक्विटी शेयर होल्डर से है। अब पीएचडी कर ली इक्विटी शेयर होल्डर में, कल बात कर ली बहुत सारी। ठीक है ना बाबू? इन द आइज ऑफ लॉ कंपनी अलग बात है और उसके मेंबर्स अलग बात है। मान लो बेटा कभी कंपनी ने कोई फ्रॉड किया और कोर्ट ने बोल दिया ठीक है कंपनी आपने फ्रॉड किया है तो आपके ऊपर हम 5 करोड़ की पेनल्टी लगाते हैं। ये कौन देगा? कंपनी के करंट अकाउंट से दी जाएगी या मेंबर्स लाएंगे? कंपनी। देयर इज अ सेपरेट एंटिटी। कंपनी अलग चीज है, मेंबर अलग चीज है। अगर कोई पेनल्टी मेंबर पे लगी है तो अरे मेंबर जाने कंपनी क्या करेगी उसमें,
लॉ की नजर में ये दोनों अलग अलग बात है। जब कंपनी पे लगी है तो कंपनी भुगतेगी, मेंबर्स पे लगे तो मेंबर देखेंगे क्या करना है। समझ आई बात? डिटेल्ड बात बोल दूं जो बुक में नहीं लिखी हुई। बेटा देखो, अभी तक जो मैंने बात करी ना, ये मैंने सिविल पेनाल्टी की करी, पैसे की पेनाल्टी की करी। पैसे की पेनाल्टी में तो देयर इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। लेकिन मैं आगे का कंसेप्ट बता देता हूं आपको, कभी बीकॉम थर्ड ईयर भी करोगे जिंदगी में तो वही वो वाली बात करनी मेरे को ज्यादा जरूरी लग रही है यहां पर। बेटा अगर मैं बोलता हूं क्राइम इतना सीरियस है कि कोर्ट ने कहा उठाकर कंपनी को जेल में डाल दो, तो डाल दे जेल में 5 साल के लिए। कागज का टुकड़ा उठाया, जेल में डाल दिया, 5 साल बाद निकाल लिया, होगी जेल? नहीं बेटा, जब मुद्दा आता है ना क्रिमिनल पनिशमेंट का, देन देयर इज नो सेपरेट एंटिटी। वहां पर एक कंसेप्ट बोलते हैं लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील। बाबू देखो, कंपनी फ्रंट एंड पे है, ठीक है, बीच में एक पर्दा है, ठीक है, और पीछे बैठा हुआ है कोई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जिसने कंपनी की आड़ में फ्रॉड किया। कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है, खुद कुछ नहीं कर सकती, ठीक है। कोर्ट क्या कहती है? लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील, ये जो बीच का पर्दा हम उठा देंगे, कंपनी की आड़ में जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने फ्रॉड करा इसे उठाकर जेल में फेंक दो। वहां सेपरेट एंटिटी नहीं होती। क्रिमिनल पनिशमेंट की बात करूं, सिविल पनिशमेंट की बात करूं, हमेशा ही सेपरेट एंटिटी है। और आपको सेपरेट एंटिटी याद रखनी है और सिविल पनिशमेंट याद रखनी है। इतना तो आपके टीचर को भी नहीं पता जितना मैं बोल रहा हूं, ठीक है जी? बात समझ में आई क्या कहना चाह रहा हूं? ओके है बात? अभी तक आर्टिफिशियल पर्सन समझ में आया, सेपरेट एंटिटी समझ में आया। और बेटा एक बात और सुन लो, जहां पर भी सेपरेट लीगल एंटिटी नजर आ जाए, आंखें बंद करके लिख देना लिमिटेड लायबिलिटी। इसी के साथ एक फीचर और खत्म करेंगे, लिमिटेड लायबिलिटी। बाबू याद है सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म, नो सेपरेट एंटिटी, अनलिमिटेड लायबिलिटी। कल की बात है, ठीक है ना? इतना तो याद होगा, नो सेपरेट एंटिटी थी, पक्की बात है। चलो हाँ जी, अब देखो बेटा, यहां पर सेपरेट लीगल एंटिटी इसलिए लायबिलिटी लिमिटेड है। लिमिटेड लायबिलिटी पे कंपनी के लिए कोई बात। बाबू देखो, एक आज एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं इस चीज को। मान लो मैं कंपनी हूं, मैंने 1 लाख शेयर इशू करे एट द रेट 10 ईच, हर शेयर 10 रुपए का है, ठीक है। अब बच्चे से पूछते हैं, पहले तो यही क्लियर कर दो शेयर क्या चीज होती है, हमने कभी देखा नहीं, ठीक है। 11th क्लास के लिए जितना आपके लिए जरूरी है उतनी ही बात बोलूंगा। वैसे आज की तारीख में शेयर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में इशू होते हैं, लेकिन आपके लिए समझने के लिए जितना जरूरी है वो समझा देता हूं क्या चीज होती है। बेटा एफडी देखी है, फिक्स डिपॉजिट क्या होता है? कागज का टुकड़ा। मोर और लेस एक कागज का टुकड़ा ही तो है जिसपे बैंक की स्टैंप लगी है, साइन है, और आप विश्वास करो हाँ ये 30,000 रुपए की एफडी है, कागज के टुकड़े को। सेम वैसे ही शेयर्स होते हैं, ठीक है। जिस दिन आप शेयर के लिए अप्लाई करते हो उसके बाद आपके पास पेपर सर्टिफिकेट आता है जिसके ऊपर लिखा होता है शेयर है, यू मिस्टर दिस एंड दैट, आपका नाम लिखा होता है और लिखा होता है आपने रिलायंस के 100 शेयर खरीदे एट द प्राइस ऑफ डैश डैश, जो भी जितने भी प्राइस पे खरीदा है। नीचे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और सेक्रेटरी वगैरह रिकॉग्नाइज करते हैं कि उन्होंने आपसे फंड लिया, जस्ट लाइक एफडी। समझ आई बात? बाबू मैं कंपनी, मैंने 1 लाख शेयर इशू करे, 10 रुपए का एक है, ठीक है। आप सबने मिलकर कह दिया हम खरीद रहे हैं 1 लाख शेयर। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा लेकिन अभी मुझे ना 10 लाख रुपए की जरूरत नहीं है, आप एक काम करो, हर शेयर पे 7-7 रुपए दे दो मेरे को, बस 7-7 रुपए, 7 लाख दे दो मेरे को आज। जब मुझे 3 लाख की जरूरत पड़ेगी मैं आपसे मांग लूंगा। आपने कहा एग्रीड, मैंने कहा ओके। बाबू मैंने आपसे 1 लाख शेयर के 7 रुपए ले लिए, यानी कि बेटा कुल मिलाकर मैंने आपसे 7 लाख रुपए ले लिए और 3 रुपए मैं अभी लेने हैं आपसे, ठीक है ना। और आपने एग्री किया कि आप 10 दोगे, ठीक है। अब एक बात सुनो बेटा, कल को कंपनी बिजनेस कर रही है और कंपनी के ऊपर पेनाल्टी आ गई, मैं बोलता हूं 50 लाख रुपए की। क्या ये आपको देने हैं 50 लाख? सारे आप ही तो दोगे, आपने देने हैं क्या 50 लाख? नहीं बेटा, ये सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म नहीं है और ना ही ये पार्टनरशिप फर्म है जहां आपकी लायबिलिटी अनलिमिटेड है। हेयर मेंबर्स लायबिलिटी इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ
अनकॉल्ड शेयर कैपिटल और अनपेड शेयर कैपिटल, दोनों नाम से बोलते हैं इसको, कुछ भी बोल लो। क्या बोलते हैं बेटा? आपकी लायबिलिटी लिमिटेड है टू द एक्सटेंट ऑफ अनकॉल्ड। अनकॉल्ड मैंने कितने रुपए नहीं मांगे अभी तक? 3 रुपए। या बेटा बोलते हैं अनपेड, आपने कितने नहीं दिए अभी तक? 3 रुपए। आप ज्यादा से ज्यादा 3 लाख रुपए दोगे, पेनाल्टी चाहे 100 करोड़ की क्यों ना हो। आपकी पर्सनल एसेट्स को कोई नहीं बेच सकता। समझ में आई बात? ठीक है। मेंबर्स लायबिलिटी इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ अनकॉल्ड शेयर कैपिटल और अनपेड शेयर कैपिटल। क्या क्लियर हूं मैं इस पॉइंट तक? तीनों बातें समझ आई? आर्टिफिशियल पर्सन, सेपरेट लीगल एंटिटी और लिमिटेड लायबिलिटी। ओके बात? बढ़े आगे? चलो नेक्स्ट वन इज परपेचुअल सक्सेशन। कुछ लोग इसको परपेचुअल एग्जिस्टेंस भी बोलते हैं। ये पेपर में 3 नंबर का आता ही आता है, कोई भी स्कूल हो। ये तो इसके ऊपर तो शॉर्ट नोट कभी ना कभी देखा होगा, नहीं तो देखने वाले हो आप बहुत जल्दी। परपेचुअल सक्सेशन क्या होता है बेटा? एक एग्जांपल देकर समझाता हूं। मेंबर्स में कम, मेंबर्स में गो आउट, बट कंपनी कंटिन्यू टू ऑपरेट। कंपनी इज द क्रिएशन ऑफ लॉ एंड कैन ओनली बी एंडेड अप बाय लॉ। बाबू देखो एक बात सुनो, इंसान तो आते रहेंगे और इंसान जाते रहेंगे, कंपनी कभी बंद नहीं होती इंसान के आने जाने से। ठीक है। कंपनी इज द क्रिएशन ऑफ लॉ। बेटा आपके कोर्स का पार्ट है फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। कंपनी क्रिएट करने का लॉ में एक स्पेसिफिक प्रोसीजर है। जब आप वो प्रोसीजर फॉलो करते हो तो कंपनी बनती है, और कंपनी की एग्जिस्टेंस सिर्फ ऑन पेपर होती है। ठीक है। और बेटा कंपनी खत्म कैसे हो सकती है? इंसान के मरने से कंपनी कभी खत्म नहीं होती। कंपनी खत्म कैसे होती है? वही लॉ का एक प्रोसीजर है खत्म करने का, वो प्रोसीजर फॉलो करो तब कंपनी खत्म होगी। समझ आई बात? रिलायंस किसने बनाई थी? हु इज द प्रमोटर ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड? धीरू भाई अंबानी जी। उनकी डेथ को कितने साल हो गए बेटा? मर गई रिलायंस, उनके मरते रिलायंस मर गई। मर गई क्या? बताओ। नहीं मरी? पक्का पता है? केस स्टडी आती है पेपर में। कंपनी के 7 मेंबर्स हैं, एक कार में जा रहे हैं, बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, 7 मेंबर मर गए। क्या कंपनी मर गई? नहीं। कंपनी की एग्जिस्टेंस तो ऑन पेपर है, कंपनी कैसे मर सकती है? मेंबर्स मे कम, मेंबर्स मे गो आउट, बट कंपनी कंटिन्यू टू ऑपरेट। कंपनी इज द क्रिएशन ऑफ लॉ एंड कैन ओनली बी एंडेड अप बाय लॉ। समझ आई बात? ठीक है। अब दिमाग से भ्रम निकालने शुरू कर दो। आधे तो बच्चों को 11th क्लास के बच्चों लगता है कंपनी कोई इंसान है, और आधों को लगता है कंपनी कोई बिल्डिंग है। दोनों में से कुछ भी नहीं है। इंसान तो पता नहीं कितने आ गए कितने मर गए, ठीक है, कंपनी कभी नहीं मरी। और बेटा बिल्डिंग मतलब आगे कहने का मतलब अगर जिस बिल्डिंग में लिखा रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड अगर गलती से वो गिर जाए तो आपके हिसाब से कंपनी मर जाएगी? नहीं भाई, कंपनी सिर्फ पेपर पर एग्जिस्ट करती है। ये एक आर्टिफिशियल पर्सन है, ये नहीं मरती किसी के आने जाने से, किसी बिल्डिंग के गिरने से। समझ आई बात? पक्का? क्लियर हो? चलो बढ़ो आगे। एंड लास्ट वन इज अ कॉमन सील। बेटा कॉमन सील का मतलब क्या होता है? स्टैंप, सिग्नेचर। आप सबके ऑफिशियल सिग्नेचर हैं कोई? 10th क्लास में बोर्ड के पेपर में एडमिट कार्ड पे साइन करे थे? सारी शीट लेते हुए साइन करे थे? याद है कुछ? दीन दुनिया के बारे में कुछ पता है? हाँ पता है, हाँ करे थे साइन। वो बेटा आपके ऑफिशियल सिग्नेचर बनने वाले हैं। ठीक है। 12th में भी आप साइन करोगे, ठीक है। फिर आगे जाकर बैंक अकाउंट, सारी आईडीज पर आपके सिग्नेचर होंगे, वो आपके ऑफिशियल सिग्नेचर है। बाबू कंपनी के भी होते हैं। अगर किसी डॉक्यूमेंट पे कंपनी की कॉमन सील दिख जाए, इसका मतलब है कंपनी उस चीज को एग्री कर रही है। क्या होती है कॉमन सील? दिखने में कैसी होती है? लो मैं दिखाता हूं तुम्हारे को, कोई मुश्किल काम थोड़ी है, दिखाता हूं। बेटा एक बात समझो, कभी ऐसे स्टैंपिंग देखी है? कॉमन सील बेटा कंपनी के केस में सिर्फ एक स्टैंप होती है। मैसर्स, किसी का भी नाम लिख लो, XYZ लिमिटेड और डायरेक्टर, ठीक है। जिस भी डायरेक्टर को लगता है कि हाँ हमारे को इस एग्रीमेंट में इन्वेस्ट करना चाहिए या इस एग्रीमेंट में एंटर करना चाहिए, वो उठाता है कंपनी की स्टैंप और स्टैंप लगाता है, ठीक है। स्टैंप लग गया और बीच में साइन, जो भी डायरेक्टर के सिग्नेचर है। बस कंपनी ने एग्री कर दिया। कंपनी खुद थोड़ी आएगी, आर्टिफिशियल पर्सन है भाई।
समझ आई बात? ये है कंपनी की ऑफिशियल स्टैम्प, ये है ऑफिशियल सिग्नेचर। ठीक है, शिवांग और मैंने भी मिलकर एक कंपनी बनानी आगे जाकर, मैसर्स फ्रॉड एंड फ्रॉड लिमिटेड, है ना शिवांग? हाँ बढ़िया है ये कंपनी। या एक और भी बना सकते हैं, मैसर्स 420 एंड 420 लिमिटेड। ठीक है, और मेरे सिग्नेचर, पहला डायरेक्टर मैं, दूसरा शिवांग। ठीक है बेटा, समझ में आया ऑफिशियल सिग्नेचर क्या होते हैं, कॉमन सील क्या चीज होती है? ओके बात? ठीक है, कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी, sorry, company is an artificial person having separate legal entity, perpetual succession and a common seal. ठीक है, अपने आप में डेफिनेशन में 4 फीचर हैं, लेकिन जहां सेपरेट लीगल एंटिटी होती है वहीं लिमिटेड लायबिलिटी होती है, तो हमने 5 फीचर पढ़ लिए। ठीक है, अभी आप ये भी समझ लो कि 5 फीचर हमने पढ़ लिए। कंपनी का सफर बहुत थोड़ा सा है, अब पढ़ना शुरू करोगे बहुत सारी हेडिंग हम कवर कर चुके होंगे। ठीक है, कंपनी किस लॉ से गवर्न होती है? कंपनीज एक्ट 2013, पुराना नाम कंपनीज एक्ट 1956। पार्टनरशिप किस एक्ट से गवर्न होती है? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ठीक है ना, बहुत पुरानी यादें हैं, याद ही नहीं आ रहा था। सोल प्रोप्राइटरशिप किस एक्ट से गवर्न होती है? सोल प्रोप्राइटरशिप एक्ट 2020, अभी परसों ही पास हुआ है ना, वो किसी एक्ट से गवर्न नहीं होती। ठीक है, ओके बात? चलो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ये बस एक पर्सन देख लो, मेरे को एक फीचर की हेडिंग बोलते जाना, मतलब सिर्फ हेडिंग बोलते जाना, बाकी सब मेरी जिम्मेदारी। फर्स्ट हेडिंग कौन सी है? आर्टिफिशियल पर्सन, डन। ओके बात? सेकेंड वन स्वाहा, सेपरेट लीगल एंटिटी। थर्ड फॉर्मेशन, सुनो जी, अब एक बात सुन लो आराम से बेटा, अभी सामने देखा करो ना यार, आप नीचे क्यों देखते हो? एक बंदा बोल रहा है हेडिंग लगे पड़े हैं, मैंने बड़ा बुक से कुछ पढ़वाना है, फॉर्मेलिटी पूरी करते रहते हो आप अपनी। हाँ जी बेटा, थर्ड हेडिंग इज फॉर्मेशन। ठीक है, अभी तक हमने सोल प्रोप्राइटरशिप में हेडिंग पढ़ी है फॉर्मेशन एंड क्लोजर, फिर हमने पार्टनरशिप में पढ़ी है फॉर्मेशन एंड क्लोजर, और अब कंपनी का नंबर है, हेडिंग है फॉर्मेशन। वहां पर दोनों में क्या हालत थी? इजी इन्फॉर्मेशन। बेटा यहां ना लिख देना गलती से इजी इन्फॉर्मेशन, जान निकल जाएगी। 3 वर्ड का आपने इस्तेमाल करना है यहां पर। कंपनी का फॉर्मेशन कॉम्प्लेक्स टास्क है, कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत एक्सपेंसिव टास्क है, एंड टाइम कंज्यूमिंग टास्क है। तीनों वर्ड लिखने हैं, कॉम्प्लिकेटेड टास्क है, एक्सपेंसिव टास्क है, और टाइम कंज्यूमिंग है बहुत। ठीक है, अनलेस लाइक सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप फर्म, सोल प्रोप्राइटरशिप तो 1 मिनट में स्टार्ट हो जाती है, अभी डिसीजन लो, शटर खोलो, दुकान का होगी स्टार्ट। पार्टनरशिप हम 3-4 घंटे में, पार्टनरशिप डीड बनने के बाद। कंपनी नहीं होती ऐसे स्टार्ट सर। कंपनी का फॉर्मेशन बहुत कॉम्प्लेक्स टास्क है, और किसी को डाउट है तो चैप्टर 7 पढ़कर देख लेना, फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। महीनों के हिसाब से टाइम चाहिए, समझ आई बात? अभी मैं आपको बता देता हूं, आकाश इंस्टीट्यूट है, साइंस साइड की कोचिंग देता है आकाश इंस्टीट्यूट। अभी उनका कुछ टाइम के बाद आईपीओ आने जा रहा है। ठीक है, शेयर इशू करने जा रहे हैं मार्केट में। पता है तैयारी कब से चल रही है? 1 साल हो गया, 1 साल पहले सुनी थी न्यूज, और अभी भी बोल रहा हूं कम से कम 3 महीने और लग जाएंगे, 1.25 साल लग जाएगा। समझ में आ रही है कितना टाइम कंज्यूमिंग होगा? ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड क्यों है बेटा? आप एक लेमैन हो, आप एक आम आदमी हो, आप कंपनी बनाकर दिखा दो, नहीं बना पाओगे पक्का। यू नीड सम एक्सपर्ट, इधर चार्टर्ड अकाउंटेंट और कंपनी सेक्रेटरी और लॉयर, कुछ भी एक्सपर्ट तो पक्का चाहिए आपको। कॉम्प्लिकेटेड टास्क है, इतना आसान नहीं है कंपनी को बनाना। लेकिन आप सोल प्रोप्राइटर हो, सोल प्रोप्राइटर के तौर पर बिजनेस करना चाहते हो, और एक लेमैन हो गया बिजनेस स्टार्ट, किसी से कुछ पूछना भी नहीं, शटर खोलो, हो गया स्टार्ट। बेटा लेमैन बना सकता है सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म, कंपनी को बनाना इतना आसान नहीं होता। कंपनी को बनाना कॉम्प्लिकेटेड टास्क है, बड़ा कॉम्प्लेक्स चीज है। ठीक है, एज वेल एज एक्सपेंसिव। बेटा सोल प्रोप्राइटरशिप में कोई खर्चा नहीं, पार्टनरशिप डीड भी बन जाएगी, चलो 4-5 हजार रुपए खर्च हो जाएंगे, पार्टनरशिप फॉर्म भी पिक्चर में आ जाएगी। कंपनीज लाखों के हिसाब से पैसा चाहिए, समझ आई बात? ठीक ठाक कंपनी बनाते बनाते बाबू 20-30 लाख उड़ जाते हैं। तो बाबू कंपनी का फॉर्मेशन एक्सपेंसिव है,
टाइम कंज्यूमिंग है, एज वेल एज कॉम्प्लिकेटेड है। तीनों बात समझ आई? ओके है बात? बढ़ो आगे, नेक्स्ट हेडिंग इज परपेचुअल सक्सेशन। कर चुके हैं बात। मेंबर्स में कम, मेंबर्स में गो आउट, बट कंपनी कंटिन्यू टू ऑपरेट। कंपनी इज द क्रिएशन ऑफ लॉ एंड कैन ओनली बी एंडेड अप बाय लॉ। ठीक है, नेक्स्ट वन कंट्रोल। बाबू अब आ गया सबसे इंपॉर्टेंट मैटर जिसका जिक्र मैं कल कर चुका हूं। बाबू कंट्रोल और मैनेजमेंट कंपनी के केस में किसके हाथ में होता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बोल चुका हूं ना, 90% डिसीजन अकेले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लेते हैं। दोबारा कर रहा हूं थोड़ी सी बात। बेटा आप किसी कंपनी के 1 लाख शेयर होल्डर हो, क्या आपके लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि हर डिसीजन के लिए बार बार 1 लाख शेयर होल्डर को एक प्लेटफॉर्म पे बुलाया जाए? किसी कंपनी के लिए आसान नहीं है। चलो अगर बुला भी लिया 1 लाख शेयर होल्डर को किसी भी तरीके से और सब आ भी गए एक जगह पर, बेटा उनको एक चीज पे एग्री कराना पॉसिबल है? कोई किसके फेवर में वोट कर रहा है, कोई अगेंस्ट, उनकी काउंटिंग करते रहो बेटा, 50 दिन बिता दोगे, किसी चीज के एग्री नहीं कर पाओगे, एक प्लेटफॉर्म पे नहीं आ पाएंगे सब लोग। ठीक है, इसलिए करते क्या है बेटा, कंपनीज शेयर होल्डर कंपनीज में अपने रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट करते हैं। जैसे मैं कल बोल रहा था, पीएम साहब कौन है? हमारे रिप्रेजेंटेटिव ही तो हैं। अगर ऐसा कह सकते हैं इंडिया को, अरे 121 करोड़ दुनिया मिलकर लेगी जजमेंट। अच्छा पीएम साहब बाहर जाएंगे नहीं जाए? अच्छा एक काम करते हैं, 121 करोड़ लोगों को बुला लेते हैं, वोटिंग करा लेते हैं, बता देंगे बाहर जाना है कि नहीं जाना। ऐसे कर सकते हैं क्या? समझ में आ रही है कॉम्प्लेक्सिटी क्या चीज की है? इसलिए बेटा रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट किए जाते हैं। कंपनी में भी ऐसा ही होता है, शेयर होल्डर अपने रिप्रेजेंटेटिव भेजते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की टीम में, जो फर्दर सारी डिसीजन मेकिंग करते हैं। कंट्रोल किसके हाथ में? इसलिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के हाथ में। समझ में आई बात? नेक्स्ट हेडिंग इज लायबिलिटी। कर चुके हैं बात। लिमिटेड लायबिलिटी होती है कंपनी के केस में। मेंबर्स लायबिलिटी इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ अनकॉल्ड शेयर कैपिटल और अनपेड शेयर कैपिटल। दोनों वर्ड इस्तेमाल हो सकते हैं, जो मर्जी कर लो। ठीक है, नेक्स्ट वन इज हाँ जी कॉम्प्लेक्सिटी। कॉमन सील कर चुके हैं बात। कॉमन सील क्या होती है बेटा? ऑफिशियल सिग्नेचर ऑफ द कंपनी। जनरली इट इज अ स्टैम्प। कंपनी अगर किसी एग्रीमेंट को एग्री करना चाहती है, अगर कंपनी की स्टैंप दिखाई दे रही है, इसका मतलब है कंपनी ने एग्री किया। और अगर किसी डॉक्यूमेंट पे कंपनी की स्टैंप नहीं है तो मानते हैं कि कंपनी ने कभी एग्री किया ही नहीं था। इट इज ऑफिशियल सिग्नेचर ऑफ द कंपनी। ठीक है, मेरे को लगता है शायद सारे फीचर खत्म हो गए। रिस्क वेयरिंग लास्ट वन। बेटा कंपनी में पेमेंट बांटने का एक फिक्स सीक्वेंस होता है। क्या होता है? सबसे पहले डिवेंचर का इंटरेस्ट, देन गवर्नमेंट के टैक्सेस, देन प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का प्रेफरेंस डिविडेंड, देन इक्विटी शेयर कैपिटल का इक्विटी डिविडेंड। याद है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं रिस्क कौन बियर कर रहा है? हमेशा इक्विटी। बेटा लॉसेस हैं, आपको मिलने वाले हैं। लॉसेस हैं, आप इक्विटी शेयर होल्डर, आपको पैसा मिलने वाला है? नहीं मिलने वाला। लॉस के केस में बस डिवेंचर को इंटरेस्ट दे देगी कंपनी और किसी को कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, प्रॉफिट है, गारंटी है क्या आपको मिलेगा? सर आप बताओ ना, प्रॉफिट है, गारंटी है इक्विटी शेयर होल्डर को मिलेगा। कंपनी सारा रिटेन नहीं कर सकती। याद है बात? 3 बंदों की पेमेंट देने के बाद कंपनी जब रिटेन करती है कुछ, तब बढ़ता है इक्विटी में। तो बेटा सारा रिस्क ले कौन रहा है अल्टीमेटली? इक्विटी शेयर होल्डर। और कल को मैं बोलता हूं बेटा देखो सुनो, एक बात और समझ लो, प्रिंसिपल अमाउंट बांटने का भी एक सीक्वेंस था। सबसे पहले डिवेंचर की रीपेमेंट होती थी, देन गवर्नमेंट ड्यूज, देन प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, देन इक्विटी शेयर कैपिटल। ठीक है, मान लो बेटा हमने 10 लाख रुपए डिवेंचर के देने हैं, 10 प्रेफरेंस के देने हैं, 10 इक्विटी के देने हैं और गवर्नमेंट के ड्यूज भी हैं 5 लाख रुपए, टोटल 35 लाख देने हैं। ठीक है, कोर्ट ने देखा कंपनी आप फ्रॉड कर रहे हो, कंपनी को उठाकर बंद कर दो। कंपनी की सारी एसेट्स बिकवाई गई, सारा अमाउंट रियलाइज कराया गया, 25 लाख रुपए रियलाइज हुए। 10 लाख पहले ले गए डिवेंचर होल्डर, 5 लाख ले गए गवर्नमेंट, अपने ड्यूज 10 लाख ले गए, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इक्विटी के लिए कुछ नहीं बचा। कुछ कर सकते हो? कुछ नहीं, जीरो, घर चले जाओ चुपचाप। मुझे बता दो रिस्क कौन बियर कर रहा है? इतने एग्जाम्पल के बाद भी समझ नहीं आया तो कौन बियर कर रहा है? इक्विटी शेयर होल्डर, अल्टीमेट रिस्क बियरर। समझ आई बात? ठीक है, गुड मॉर्निंग सान्या। हाँ जी, फिर क्या है? मेरिट्स।
सारे फीचर ओवर हो गए, मैरिट स्टार्ट है। चलो बोलना जरा फर्स्ट मैरिट। लिमिटेड लाइबिलिटी, लो बाबू अब क्या है बताऊं लिमिटेड लाइबिलिटी के बारे में, सब कुछ ओके है। नेक्स्ट हेडिंग इज ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। अब ये बड़े काम की बात बेटा, यहां पर इंटरेस्ट से मतलब पता है क्या है? फाइनेंशियल इंटरेस्ट से। ठीक है, शिवांग ने किसी कंपनी के 5,000 रुपए के शेयर खरीदे, ठीक है, इसको कुछ टाइम बाद पैसे की जरूरत पड़ी, क्या इसका फाइनेंशियल इंटरेस्ट ट्रांसफर हो सकता है? मिनट में शेयर मार्केट जाओ, उठाकर शेयर बेच दो, ठीक है, शेयर खरीद लिए शिवम ने, ठीक है बाबू, क्या हुआ? उसको 5,000 मिल गए मिनटों के हिसाब से और उसका फाइनेंशियल इंटरेस्ट ट्रांसफर हो गया। उस कंपनी में 5,000 रुपए का इसका इंटरेस्ट था, लेकिन अब वो ट्रांसफर हो गया। कंपनी के केस में बेटा सबसे सहूलियत की बात है कि आपका फाइनेंशियल इंटरेस्ट ट्रांसफर होता है, लेकिन यही सोचकर देखो बेटा, मेरी, शिवम की और शिवांग की एक पार्टनरशिप फॉर्म थी और तीनों ने 5-5 हजार रुपए लगाकर स्टार्ट की थी, 15,000 रुपए, ठीक है। कुछ टाइम के बाद शिवांग कहता है मैं अपना फाइनेंशियल इंटरेस्ट ट्रांसफर करना चाहता हूं, मैं चाहता हूं मेरी जगह आगे हार्दिक बिजनेस करे। क्या पॉसिबल है? फाइनेंस पार्टनरशिप डीड किसके नाम पे लिखी गई है, बस ये सोच के बता दो। हम तीनों के नाम पर, शिवम के, शिवांग के और मनीष के नाम पर। क्या बेटा हार्दिक आकर बिजनेस कर सकता है शिवांग की जगह? नहीं कर सकता। पार्टनरशिप में आपका फाइनेंशियल इंटरेस्ट ट्रांसफर होता ही नहीं है, या तो बंद करो और नहीं कंटिन्यू करो, तो ट्रांसफर तो नहीं हुआ ना। समझ आ रही है बात? कंपनी में बेटा आपका फाइनेंशियल इंटरेस्ट ट्रांसफर हो जाता है और वेरी क्विकली, मिनटों के हिसाब से। समझ आई बात? ओके है बात? नेक्स्ट हेडिंग इज, पता है परपेचुअल एग्जिस्टेंस कह लो या परपेचुअल सक्सेशन, कोई डिफरेंस नहीं है। आगे बढ़ो। स्कोप फॉर एक्सपेंशन, सबसे काम की बात। अब बेटा कल वाली बातें कुछ याद आनी चाहिए स्कोप फॉर एक्सपेंशन में। कल आपको याद है आप पार्टनरशिप में एक हेडिंग पढ़ते थे, लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस, कि दुनिया आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं करती। क्यों नहीं करती? क्योंकि आप कभी किसी को अपने अकाउंट्स दिखाते नहीं। याद आई बात? दुनिया ट्रस्ट करती है क्या पार्टनरशिप फॉर्म पे? नहीं, क्योंकि आप अकाउंट्स नहीं दिखाते। बेटा आपके पास स्कोप ऑफ एक्सपेंशन, स्कोप फॉर एक्सपेंशन क्यों रहता है? सुनो बेटा, पहली बात तो बेटा कंपनी है अनलिमिटेड मेंबर है, अपने मेंबर से ही अरबों रुपए रेस कर लेती है कंपनी। मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर अनलिमिटेड है, ठीक है ना। अगर मैं बोलूं, वैसे होगा नहीं इतना प्रैक्टिकली पॉसिबल कि 1 करोड़ लोग एक प्लेटफॉर्म में, मैं अगर बोलूं कि 1 करोड़ लोगों ने मिलकर एक कंपनी बना ली और सबने 10-10 हजार रुपए डाल दिए, सिर्फ 10-10 हजार, कहां पहुंच गए? 10,000 करोड़। सर देखो एक्सपेंशन ना सिर्फ पैसे से है, एक्सपेंशन सिर्फ और सिर्फ पैसे से है। कोई पार्टनरशिप फर्म, कोई सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म को आप जानते नहीं होंगे जो नेशन वाइड बिजनेस करती है, जानते ही नहीं होंगे, मैं भी नहीं जानता हूंगा, लेकिन बहुत सारी कंपनीज को जानते होंगे जो नेशन वाइड बिजनेस करती है, बल्कि मल्टीनेशनल कंपनीज है, सिर्फ कंपनीज है वो। समझ में आया क्यों? क्योंकि बेटा पैसे की कभी कोई कमी नहीं होती। पहली बात तो अपने मेंबर से भी पैसा बहुत ले लेती है, दूसरी बात बेटा बैंक लोन देने को तैयार पीछे पीछे इनके, क्योंकि बैंक को तो पता है ना परपेचुअल सक्सेशन है, कंपनी मरेगी थोड़ी, जो मर्जी इंसान मर जाए, हमारा तो पैसा आएगा आएगा, कोई ना कोई आकर फर्दर कंपनी चलाएगा, हमें तो पैसा मिलेगा ही मिलेगा। 100-100 साल पुरानी कंपनियां भी है नहीं है हमारे देश में, नहीं होंगी 100-100 साल पुरानी भी कंपनियां। समझ में आई बात? टाटा आयरन एंड स्टील नाम सुना है? टिस्को कब बनी थी पता है? 1907। मर गई? मरती हैं? कोई नहीं मरता, कंपनीज नहीं मरती हैं। इसलिए बेटा बैंक बहुत ट्रस्ट करता है, बैंक लोन देते हैं, पैसा बहुत है कंपनी के पास। ये तो समझ में आ ही रही होगी ना बात। अपने मेंबर से भी बहुत पैसा ले लेते हैं और बैंक पीछे पीछे है। उसके अलावा थर्ड पार्टी लोन देने को तैयार है भाई। अकाउंट्स पिक्चर में है, सामने दिखाई दे रहे हैं अकाउंट्स। कंपनी बोल रही है मैंने 100 करोड़ कमाए, तो दिख भी तो रहा है 100 करोड़ कमाए, अकाउंट्स में पड़े हुए 100 करोड़ रुपए। चलो आगे बढ़ो। नेक्स्ट हेडिंग क्या है? प्रोफेशनल मैनेजमेंट। अब एक बात समझ लो, जब आप पढ़ते थे सोल प्रोप्राइटरशिप तो एक हेडिंग आती थी लिमिटेड मैनेजरियल स्किल्स। याद है? याद है लिमिटेड मैनेजरियल स्किल्स? एक इंसान क्या क्या मैनेज कर लेगा बिजनेस का। और दूसरी बात वहां पर लिमिटेड रिसोर्सेज भी होते थे, ना तो खुद एक्सपर्ट है ना ही एक्सपर्ट अपॉइंट कर सकता है, इसलिए मैनेजमेंट के स्किल्स बड़े पुअर। कंपनी में बात देखो क्या, प्रोफेशनल मैनेजमेंट। बेटा कंपनी के पास रिसोर्सेज की कोई कमी है?
पैसा बहुत है, ये तो समझ में आया, अभी पिछली हेडिंग पड़ी बहुत पैसा है। तो बेटा मैनेजमेंट भी तो बड़ा प्रोफेशनल है, क्योंकि कंपनी क्या करती है, हर चीज के लिए एक्सपर्ट। परचेज डिपार्टमेंट मैनेज करना है, परचेज मैनेजर बुलाओ। सेल्स डिपार्टमेंट के लिए सेल्स मैनेजर, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लिए प्रोडक्शन मैनेजर, अकाउंट डिपार्टमेंट के लिए अकाउंट मैनेजर्स, फाइनेंस डिपार्टमेंट के लिए फाइनेंस मैनेजर्स, इन्वेंट्री कंट्रोल देखना है तो उसके लिए मैनेजर, मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग देखना है उनके लिए मैनेजर। और बेटा किसी किसी डिपार्टमेंट में एक मैनेजर नहीं, कई कई मैनेजर, 20-20 मैनेजर। कल भी बात करी थी बेटा, अकेले रिलायंस के पास 200 चार्टर्ड अकाउंटेंट है, और कैसा प्रोफेशनल मैनेजमेंट लोगे? समझ आई बात? ओके है बात? सारी हेडिंग ओके है? खत्म होगी ना मेरिट्स? डीमेरिट स्टार्ट। सबसे पहली डीमेरिट कॉम्प्लेक्सिटी इन फॉर्मेशन, बात हो चुकी है ना। फॉर्मेशन कॉम्प्लेक्स है, टाइम कंज्यूमिंग है, एज वेल एज एक्सपेंसिव है। बाबू एक हेडिंग इसमें थर्ड हेडिंग आ रही है, न्यूमरस रेगुलेशन, फोर्थ हेडिंग है। लो पहले इसकी बात कर लो साथ साथ, कॉम्प्लेक्सिटी इन फॉर्मेशन एज वेल एज न्यूमरस रेगुलेशन, इनकी बात कर लेता हूं। बेटा न्यूमरस रेगुलेशन का क्या मतलब होता है? न्यूमरस मतलब नंबर ऑफ रेगुलेशन। कंपनी को बेटा आसान मत समझना किसी भी एंगल से, किसी भी एंगल से। आपको पता है कंपनी में ना डेली बेसिस पे कई रिपोर्ट्स जाती हैं, कई रिपोर्ट मंथली बेसिस पे जाती हैं, कई क्वार्टरली बेसिस पे जाती है, कई हाफ ईयरली बेसिस पे आती है, और कई एनुअल बेसिस पे जाती है। आपको पता है कंपनी जिन्होंने बनाई है ना, उनको भी नहीं पता होता कि इतने लॉ पूरे कैसे करेंगे, वो इतने कानून लगते हैं कंपनी के ऊपर। तो स्पेशली कंपनी के लिए कंपलसरी है कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंट करना, CS जिसको आप बोलते हो। वो सारी फॉर्मेलिटी पूरी करता है, सारे लॉ पढ़ता है, आसान मत समझना। बता दूं कंपनी के ऊपर कौन कौन से कानून लगते हैं। लो मैं कुछ टर्म का इस्तेमाल करूंगा, थोड़ा बहुत टच करूंगा, नहीं भी पता हो तो टेंशन मत लेना, ठीक है बाबू। सबसे पहला लगने वाला कानून कंपनीज एक्ट 1956, पुराना नाम, और आज की तारीख में 2013, ठीक है। एक अथॉरिटी है नोन एज ROC, प्यारा नाम है इसका, निक नेम है, फुल फॉर्म है इसकी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। सुन लोगे, चैप्टर 7 आने दो, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी भी सुन लोगे। वैसे नाम से समझ में आ रहा होगा, वो पर्सन जो कंपनी को रजिस्टर्ड करता है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, ठीक है। एक और अथॉरिटी है नोन एज सेबी, ये भी चैप्टर 7 में पढ़ोगे, लेकिन बात कर लेते हैं। सेबी कौन है? मेरा पड़ोसी, मेरे पड़ोसी का नाम भी सेबी है। ये कौन है सेबी? सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। बाबू इसका काम क्या होता है? बेटा हर वो कंपनी जो शेयर इशू करती है, वो बेटा इसकी रेगुलेशंस पूरी करने के बाद ही इशू करती है। ऐसा क्यों किया गया बेटा? टू प्रोटेक्ट द जनरल इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक। होता क्या है बेटा, बहुत सारी कंपनीज ने फ्रॉड किया इंडिया में, पैसा रेस करा जनरल पब्लिक से, फ्लाइट ली और फरार, और ढूंढ रहे हैं इंडिया। क्या हो रहा है बेटा? जनरल पब्लिक का बहुत लॉस हो रहा था, इसी वजह से एक अथॉरिटी बनाई गई सेबी, और ये बहुत तगड़ी अथॉरिटी है बेटा, वन ऑफ द हार्श एक्ट ऑफ द इंडिया, छोड़ते नहीं बिल्कुल भी। इसमें मैक्सिमम पेनल्टी पता है कितनी है? लाइफ टाइम इंप्रिजनमेंट। समझ सकते हो आप क्या चीज होगी? सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी, ठीक है। एक और एक्ट है नोन एज केयर एक्ट 1956, सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956। खैर इसकी अभी कोई बात नहीं कर रहा मैं, 12th में इसकी थोड़ी सी बात आती है तो तब करूंगा, ठीक है। और एक और अथॉरिटी, अगर आप मल्टीनेशनल कंपनी हो और आपके ऑपरेशन फॉरेन तक है, तो बेटा RBI। अब आप देख लो ना रेगुलेशंस, कभी सेबी कहता है मुझे ये डॉक्यूमेंट दे दो, कभी ROC कहता है मुझे ये डॉक्यूमेंट दे दो, ROC कहता है ऑडिट करा लो, इनकम टैक्स अथॉरिटी कहती है ऑडिट करा लो, कभी कोई एनुअल फाइलिंग मांग रहा है, कभी आपसे जनरल मीटिंग के मिनट्स मांग रहा है, कभी कोई आपसे बोर्ड मीटिंग के मिनट्स मांग रहा है। बेटा दिमाग परेशान हो जाएगा, समझ नहीं आएगा कि रेगुलेशन फुलफिल कैसे करें हम। इसलिए बेटा एक कंपनी में एक सेपरेट पर्सन होता है, कंपनी सेक्रेटरी होता है, जो बेटा ये सारी रेगुलेशन पढ़ता है और इनको फॉलो कराता है। न्यूमरस रेगुलेशन दिख रहा है ना, नंबर ऑफ रेगुलेशन होंगी, इतनी तो अथॉरिटीज हैं पिक्चर में, ठीक है। फर्स्ट हेडिंग समझ में आई, कॉम्प्लेक्सिटी इन्फॉर्मेशन तो सिमिलर थी, और न्यूमरस रेगुलेशन की मैंने अब बात कर दी। सेकंड लिमिटेशन बताना क्या लिखा है? लैक ऑफ सीक्रेसी। बेटा पहले भी बात पढ़ी है, कल भी पढ़ी है। सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप में एक बात आती थी, कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन या सीक्रेसी के नाम से आती थी पार्टनरशिप में, ठीक है।
बाबू वहां पर इंफॉर्मेशन क्यों सीक्रेट रहती है? क्योंकि आपको अपने अकाउंट्स पब्लिश नहीं करने होते। यहां पर लिखा है लैक ऑफ सीक्रेसी। बेटा यहां सीक्रेसी की तो कमी है। क्यों? आप बेटा अकाउंट्स पब्लिश करते हो, बकायदा एनुअल रिपोर्ट्स बनती हैं, सारे शेयर होल्डर को दी जाती हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पढ़ते हैं बेटा, आउटसाइडर पढ़ते हैं, वेबसाइट पे पब्लिश करते हो, ऑनलाइन अवेलेबल है। बताओ कितनी दिखानी है? कल भी यही कह रहा था मैं, ऑनलाइन अवेलेबल है, अभी दिखाऊंगा अकाउंट्स, ब्रेक होने दो, ठीक है बेटा। तो काहे की सीक्रेसी? कोई भी चीज सीक्रेट है ही नहीं। समझ आई बात? सबको पता होता है कंपनी के सप्लायर्स कौन है और कस्टमर कौन है, उधार पे किससे गुड्स खरीद रहे हैं, किसको बेच रहे हैं, सब पता होता है। समझ आई बात? तो यहां कोई सीक्रेसी नहीं है। नेक्स्ट हेडिंग इज इम्पर्सनल वर्क एनवायरनमेंट। लो ये बड़े काम की बात है। इम्पर्सनल मतलब इम्पर्सनल, पर्सनल क्या होता है? फेस टू फेस कॉन्टैक्ट प्रेजेंट होना। इम्पर्सनल वर्क एनवायरनमेंट ऐसा है ही नहीं कि फेस टू फेस कॉन्टैक्ट हो। बाबू एक बात समझो, मुकेश अंबानी साहब टॉप लेवल पर काम करते हैं रिलायंस के, ठीक है, वो अपने कितने वर्कर को जानते होंगे? फेस टू फेस कितनों से मिले होंगे? समझदार हो आप? अपने कितने कस्टमर से मिले होंगे? मैं भी चलाता हूं जियो की सिम, मेरे से मिलने ही नहीं आया आज तक। सर अगर आप सोल प्रोप्राइटर के तौर पर बिजनेस कर रहे हो, आप अपने वर्कर को नहीं जानते होंगे? फेस टू फेस मिले नहीं होंगे? मिले होंगे। कस्टमर को नहीं, कभी मिले ही नहीं। ऐसा हो सकता है क्या? कंपनी में देख तो लो वर्क एनवायरनमेंट कैसा है, इम्पर्सनल। कई बार बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपने सप्लायर तक को नहीं जानते होते हैं, क्योंकि परचेज डिपार्टमेंट देख रहा होता है परचेजेस सारी। समझ में आई बात? ठीक है ना? वर्क एनवायरनमेंट बहुत इम्पर्सनल है। वहां पर बेटा जरूरी नहीं है आप अपने वर्कर्स को जानते हो, अपने सप्लायर्स को जानते हो, अपने कस्टमर्स को जानते हो, मिले भी नहीं होते आप, ठीक है ना? फिफ्थ हेडिंग इज डिले इन डिसीजन मेकिंग। बेटा डिले क्यों है डिसीजन मेकिंग में? बाबू देखो, ये कोई एक इंसान तो है नहीं सोल प्रोप्राइटर की तरह कि अच्छा अभी अपॉर्चुनिटी आई, 100% कंट्रोल मेरा, चल सोच लेता हूं इन्वेस्ट करने के, नहीं हो गया डिसीजन। इन्वेस्ट करना है तो भी डिसीजन होगा, नहीं करना तो भी डिसीजन होगा। डिसीजन मेकिंग इज प्रॉम्प्ट, इमीडिएट, क्विक डिसीजन मेकिंग। ये सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म है। और कंपनीज, एक इंसान ने लेनी है जजमेंट। किसने लेनी है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। मैक्सिमम 12 हो सकते हैं किसी कंपनी में, एज पर कंपनीज एक्ट 2013। 12 लोग, एक प्लेटफॉर्म बुलाओ। जरूरी है 12 के 12 डायरेक्टर? पहले तो यही बात कर लो, एक स्टेट में रहते हो या एक सिटी में रहते हो, जरूरी है 12 के 12 डायरेक्टर अलग अलग स्टेट में रहते हैं? भिजवाओ नोटिस। उनको नोटिस भिजवाया जाता है कंपनी सेक्रेटरी के थ्रू कि कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इस एक एजेंडा पे मिलना चाहते हैं, मीटिंग इस डायरेक्टर ने कॉल की है, आ जाओ, ये रिपोर्टिंग टाइम है, ये रिपोर्टिंग डेट है, जिस दिन मिलना है हमने, ठीक है? एजेंडा लिखा हुआ है, रिपोर्टिंग टाइम, रिपोर्टिंग डेट। कम से कम 5, 7, 10 दिन का टाइम तो देना ही चाहिए ना। वैसे 21 दिन का देते हैं, टाइम तो देना चाहिए ना मिलने का। अब वो किस स्टेट में है, अब ये थोड़ी कह दोगे ऑन द स्पॉट अभी आज उठ के, ऐसे तो कोई भी नहीं आएगा। चलो सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इकट्ठे हो गए कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस में, जिस दिन एग्री हुआ था, जिस टाइम एग्री हुआ था, ठीक है? अब बेटा एक इंसान तो नहीं है, अब तो 12 है। लड़ाई झगड़े भी होंगे, सबके डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन भी होंगे, मानते हो? डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन होंगे, ये बात मानते हो? 100%। समझ में आ रही है बात? बेटा यहीं पर एक हेडिंग भी आएगी, कन्फ्लिक्ट। यही हेडिंग की भी बात कर रहा हूं मैं। बाबू डिसीजन मेकिंग में तो डिले है ही है, और मैं मानता हूं अगर एक मीटिंग में कुछ भी डिस्कशन पूरा ना हुआ तो क्या होगा? मीटिंग विल बी एडजर्न टू द नेक्स्ट डेट, जो भी नेक्स्ट डेट एग्री होगी, फिर दोबारा नेक्स्ट डेट को मिले। मैं बोलता हूं उसमें भी कोई डिसीजन निकला, नेक्स्ट डेट। इतना आसान नहीं है कंपनी में डिसीजन लेना। और कई बार क्या होता है बेटा, मार्केट अपॉर्चुनिटी कहीं की कहीं पहुंच जाती है, आप जजमेंट ही नहीं ले पाते, आपके हाथ से निकल जाती है मार्केट अपॉर्चुनिटीज। और कंफ्लिक्ट क्यों है? क्योंकि बेटा सबकी सोच सिमिलर हो ही नहीं सकती, सब एक जैसा नहीं सोच सकते दुनिया में, ठीक है ना? मैं कल भी बोल रहा था बेटा हमारे पेरेंट्स के साथ ही नहीं सोच मिलती, बाकी तो छोड़ ही दो, जिनके साथ 18-20 साल बिता लिए उनके साथ नहीं सोच मिलती, वो कहां से सोच मिला लेंगे जिन्होंने कभी एक दूसरे को देखा भी नहीं होता। समझ में आ रही है बात? तो कन्फ्लिक्ट के चांसेस बहुत बने रहते हैं। डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन ऑलवेज लीड टू द कन्फ्लिक्ट, ठीक है यश? चलो बढ़ो आगे।
ओलिगार्चिक मैनेजमेंट लास्ट वन होगा क्योंकि इसके बाद कन्फ्लिक्ट था, वो मैंने पहले ही बोल दिया, ठीक है। ओलिगार्चिक मैनेजमेंट पढ़ने के बाद प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी का डिफरेंस और कंपनी खत्म, फिर लेंगे हम ब्रेक, ठीक है। फिर हमारा मुद्दा बस कुछ नहीं, आधे घंटे का मुद्दा है, ठीक है। चेहरे पर मुस्कान आ जानी चाहिए, आधा घंटा, ठीक है। चलो जी, ओलिगार्चिक मैनेजमेंट, ये पर्टिकुलर हेडिंग पूरी जान लगा देना, मुझे पेपर बनाना होगा तो पक्का आएगी ये, ठीक है। ओलिगार्चिक मैनेजमेंट बेटा, इट इज नॉट अ इंग्लिश लैंग्वेज वर्ड, पहली बात तो ये बात क्लियर रखो, इट इज अ ग्रीक लैंग्वेज वर्ड, ग्रीक, ये ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है और ग्रीक लैंग्वेज में इसका मतलब होता है मैनेजमेंट इन फ्यू हैंड्स, मैनेजमेंट इन फ्यू हैंड्स। लो, अब ये बातें करनी बहुत जरूरी है, क्यों मैनेजमेंट फ्यू हैंड्स में, ठीक है। चलो समझने की कोशिश करना बहुत अच्छे से। बाबू देखो, एक बात है सिंपल सी कि आज मान लो हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनाने जा रहे हैं कंपनी के इक्विटी शेयर होल्डर की मीटिंग में, ठीक है। हमने सारे इक्विटी शेयर होल्डर को नोटिस भिजवाया कि अब जनरल मीटिंग है। देखो एक बात सुन लो, मैं ये भी बात अभी क्लियर कर दूं, अभी आप बहुत बच्चे हो इन चीजों के लिए। जब भी शेयर होल्डर की मीटिंग होती है तो उसको बोलते हैं जनरल मीटिंग, और जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग होती है उसे बोलते हैं बोर्ड मीटिंग। याद रहेगी ये बात? अभी नहीं, अभी तो आपको बीकॉम तक भी जरूरत नहीं पड़ेगी इसकी, लेकिन मैं वैसे बता रहा हूँ, ठीक है। याद रखना जनरल मीटिंग और बोर्ड मीटिंग में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। अब बेटा जनरल मीटिंग है यानी कि शेयर होल्डर की मीटिंग है और डिसाइड हमारा एजेंडा था कि हमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को अपॉइंट करना था, ठीक है। आप एक हिसाब लगाओ, मान लो आप रहते हो JNK में और आप में से कुछ यूपी में ही रहते हैं, ठीक है। कुछ JNK में रहते हैं, जम्मू एंड कश्मीर में, और कुछ रहते हैं यूपी में, ठीक है। और कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस है मुंबई महाराष्ट्र, और आपके पास नोटिस आता है कि कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस में मीटिंग है, मुंबई आ जाओ आप, ठीक है। आपने शेयर लगाए में 5,000 के, किसी ने 10,000 के, किसी ने 9,000 के, किसी ने 2,000 के, किसी ने 1,000 के, किसी ने 500 रुपए के, सबने शेयर खरीदे में आप में से, ठीक है। आपके पास नोटिस आया, आ जाओ मुंबई। आपने कहा ठीक है, मुंबई तक की फ्लाइट का खर्चा देखते हैं दिल्ली से, ठीक है, या JNK से डायरेक्ट देखते हैं, अगर कोई फ्लाइट है तो श्रीनगर से। चलो फ्लाइट का खर्चा देखा आपने 6,000 जाने का, 6,000 आने का, 12,000 का खर्चा है। आपने शेयर खरीद रखे 1,000 रुपए के, जाओगे? बस सोच के बता दो, जाओगे क्या? कोई नहीं आएगा। चलो एक बार चले भी गए हिम्मत करके तो दोबारा जाओगे? क्या करेंगे जाके? छोड़ो। जैसे आपकी सोच है ऐसे लाखों इंसान है जो मीटिंग में पहुंचते ही नहीं है। पहुंचता कौन है? उस सिटी के आसपास रहने वाले लोग। मुंबई के सारे लोग पहुंच जाएंगे, या जो कोई आसपास के होंगे जिन्होंने बल्क में इन्वेस्ट कर रखा होगा वो पहुंच जाएंगे। पहुंच गए वो लोग, ठीक है। अब मीटिंग में पहुंचे कौन लोग? कुछ लोग। उन कुछ लोगों ने अपनी मर्जी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की टीम में भेज दिया, अपनी मर्जी का। हर बार क्या हो रहा है, वो देख रहे हैं मीटिंग में बस हम गिने चुने लोग आ रहे हैं, उन्होंने कहा मिलकर एक ग्रुप बना लेते हैं, धोखा देते हैं कंपनी को, कमाते हैं पैसा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से अपनी मर्जी के डिसीजन निकलवाते हैं, निकलवाओ जी बाबू। मान लो 4 लोगों ने ग्रुप बनाया ABCD, ठीक है, और A को भी उठाकर भेज दिया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की टीम में, ठीक है। और मान लो कंपनी को कुछ खरीदना है, कोई चीज का रॉ मटेरियल खरीदना है जो मार्केट में अवेलेबल है, जिसकी मार्केट प्राइस है 10 रुपीज पर kg, ठीक है। B के भाई की दुकान भी है, A कहता है वहां से खरीदेंगे, ठीक है, और वहां से खरीद रहे हैं 15 रुपए किलो, यानी कि पर kg 5 रुपए बाहर पहुंचाई जा रहे हो चुपचाप। हो क्या रहा है बेटा? साल में 1 करोड़ kg आपको चाहिए होता है, आपने 5 करोड़ रुपए बाहर पहुंचा दिए, और बाद में क्या हुआ? ABCD ने आपस में बांट लिया। बेटा कई बार आप ऐसे डिसीजन लेते हो विच आर कंट्रारी टू द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी, और क्या होगा बेटा? कुछ टाइम के बाद अकाउंट्स में लॉसेस दिखने शुरू हो जाएंगे, तो इक्विटी शेयर होल्डर के पास अल्टीमेटली कोई ऑप्शन ही नहीं होता एक्सेप्ट टू क्विट अ कंपनी। क्या करोगे? कंपनी तो छोड़ोगे जब लॉसेस दिखने शुरू हो जाएंगे अकाउंट्स में। लॉसेस ही तो आएंगे। 10 रुपए किलो की चीज 15 में खरीद रहे हो, 5 करोड़ का हर साल कंपनी का लॉस दे रहे हो, कुछ टाइम में ही लॉस दिखना शुरू हो जाएगा। तो इक्विटी शेयर होल्डर के पास अल्टीमेटली ऑप्शन ही क्या है? कंपनी तो छोड़ेंगे वो। समझ में आई बात? क्या है ओलिगार्चिक मैनेजमेंट? क्यों मैनेजमेंट फ्यू हैंड्स में रह जाता है? क्योंकि कुछ ही लोग मीटिंग अटेंड करते हैं, अपनी मर्जी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर टीम में पहुंचता है, अपनी मर्जी के डिसीजन मेकिंग होती है सारी। क्लियर हो इस बात तक?
ठीक है, अब हमारा एक डिफरेंस रह गया पब्लिक लिमिटेड का और प्राइवेट लिमिटेड का, बस वो पढ़ना है। अब आपको एक बात सुनो, हमने जितने भी फीचर का जिक्र करा, एडवांटेज डिसएडवांटेज का जिक्र करा, मैं हमेशा बात इसकी करता हूं, मैं उसकी कभी बात ही नहीं करता हूं। मेरी नजर में तो ये कंपनी है भी नहीं, दुनिया चाहे बोलती हो कंपनी है, मेरी नजर में इट इज अ मेयर एक्सटेंशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, दैट्स इट। मैं इसको कंपनी नहीं मानता हूं कभी भी, क्योंकि आप एक बात को समझो, देखो कंपनी के जितने अच्छे फीचर है ना वो इसमें नहीं है। लोग करते हैं धीरे धीरे बात, पहले बात करते हैं पब्लिक कंपनी की। बेटा मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर रिक्वायर्ड इज 7 एंड मैक्सिमम मे बी अनलिमिटेड। मैंने हमेशा बोला है ना कंपनी में मेंबर अनलिमिटेड होते हैं, वो इसके लिए ही बोला है, ठीक है। इसमें नहीं होते अनलिमिटेड, इसमें मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर 2 एंड मैक्सिमम 200 एज पर कंपनीज एक्ट 2013। इसमें मिनिमम नंबर ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, कम से कम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर 3 चाहिए। यहां पर बेटा कम से कम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर 2 चाहिए। सुन लो, जो 2 लोग मेंबर बने वही 2 लोग डायरेक्टर भी बन सकते हैं, ठीक है। कई बार क्या होता है, किसी कॉन्ट्रैक्ट को लेने के लिए आपका कंपनी होना जरूरी है, पर मुझे दिखाई दे रहा है यार कंपनी बनाऊंगा इतनी एक्सपेंसिव, इतनी कॉम्प्लिकेटेड, यार इतने सारे लॉ तो मैं पूरा नहीं कर सकता, तो मैं प्राइवेट कंपनी बना लेता हूं। इसमें फॉर्मेलिटीज बहुत कम है। मैंने कंपनी बना ली, मैंने और मेरे भाई ने मिलकर कंपनी बना ली, दोनों बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बन गए, होगी शुरू। समझ आई बात। कई बार किसी कॉन्ट्रैक्ट को लेने के लिए आपका कंपनी होना जरूरी है। सोल प्रोप्राइटर पार्टनरशिप फर्म को कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिल पा रहा, तो तब आप कंपनी बनाते हो, और वो भी प्राइवेट कंपनी। समझ आई बात, ठीक है बाबू। इसमें मिनिमम कैपिटल चाहिए आपको 5 लाख रुपए, इसमें 1 लाख रुपए। बिजनेस स्टार्ट करना है, पब्लिक कंपनी में कम से कम 5 लाख, प्राइवेट में 1 लाख रुपए, ठीक है बेटा। ये कंपनी इंडेक्स ऑफ मेंबर प्रिपेयर करती है, इंडेक्स ऑफ मेंबर, और आपको किसी इंडेक्स को प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है। इंडेक्स ऑफ मेंबर समझते हो ना, आपकी बुक्स में भी इंडेक्स रहता है ना, ऐसे मेंबर का इंडेक्स रहता है कंपनी में, जिसमें लिखा होता है सीरियल नंबर, नेम एंड एड्रेसेस ऑफ द शेयर होल्डर, नंबर ऑफ शेयर सब्सक्राइब्ड बाय देम, बैंक अकाउंट डिटेल्स, डीमैट अकाउंट डिटेल। अभी डीमैट अकाउंट के बारे में नहीं पता होगा, लेकिन मैं वैसे बोल रहा हूं। तो एक इंडेक्स रहता है, पता है क्यों रहता है? अनलिमिटेड लोग हैं, कोई याद रख सकता है? वहां लिमिटेड से लोग होते हैं, और जनरली घर वाले मिलकर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाते हैं, तो घर वालों का एड्रेस याद रहेगा नहीं रहेगा? याद रहेगा पक्का। तो इंडेक्स बनाने की जरूरत ही क्या है, ठीक है बेटा। दे कैन इनवाइट द जनरल पब्लिक टू सब्सक्राइब द शेयर्स एंड द डिबेंचर्स ऑफ द कंपनी। यहां पर बेटा आप पब्लिक को इनवाइट करते हो, आओ मेरी कंपनी के शेयर्स डिबेंचर्स खरीद लो। यहां बेटा पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकते, आपको खुद के ही पैसे डालने हैं। दिखाई दे रहा है? इट इज अ मेयर एक्सटेंशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म में 50 मेंबर हो सकते हैं या 200, बाकी मुझे तो कोई डिफरेंस नजर आता नहीं। समझ आई बात? इतनी बात ओके, समझ में आई है अभी तक सारी बातें? एक बात और बोल देता हूं, एनसीईआरटी नहीं लिखती बेटा। पब्लिक कंपनी के लिए ना वर्ड इस्तेमाल करते हो एलटीडी डॉट लिमिटेड, और इनके लिए आप वर्ड इस्तेमाल करते हो पीवीटी एलटीडी डॉट, पीवीटी डॉट एलटीडी डॉट प्राइवेट लिमिटेड। कैसी प्राइवेट राइटर की बुक होगी तो देख लेना, पब्लिशर पीवीटी एलटीडी होगा, जब मर्जी देख लेना। एग्जाम्पल दे दो कोई इसका? इसके तो बहुत एग्जाम्पल है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, RIL। लो, आपकी थोड़ा भ्रम भी दूर कर दे। आज पता है इंडिया में जितने बैंक है उसमें से 90% बैंक्स कंपनीज हैं, ये वाली। पूरा नाम पड़ा है पंजाब नेशनल बैंक का? पंजाब नेशनल बैंक लिमिटेड, ICICI लिमिटेड, HDFC बैंक लिमिटेड, एक्सिस बैंक लिमिटेड, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड, बैंक ऑफ बड़ौदा लिमिटेड, इंडियन ओवरसीज बैंक लिमिटेड, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स लिमिटेड, देना बैंक लिमिटेड, इलाहाबाद बैंक लिमिटेड। पढ़ लेना, भ्रम दूर हो जाएंगे। 90% बैंक ऐसे हैं, जो बचे हुए हैं वो कोऑपरेटिव सोसाइटी हैं, जैसे कि शिवालिक मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक, द अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, द डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक। वो करेंगे बात चैप्टर 4 में इनकी, लेकिन मैं वैसे बता रहा हूं। इसके तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। इसके आपके नोन का एक एग्जाम्पल बता देता हूं, आपको याद रहेगा। हल्दीराम एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। आज खाना कोई चिप्स का पैकेट हल्दीराम का, ठीक है, नमकीन खाना, पीछे देखना जरा डिटेल्ड।
तो आपको समझ में आएगा हल्दीराम प्राइवेट लिमिटेड है, पीवीटी एलटीडी लिखा होगा।